जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, नीति आयोग ने अभी हमें हाल ही में बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे, इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सरपासेस जापान। तो जापान को पीछे छोड़ते हुए अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दोस्तों, इस समय भारत से आगे कौन कौन से देश हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन हमारा पड़ोसी देश, और तीसरा है हमारा जर्मनी। तो ये तीन देश हैं जो भारत से इस समय आगे चल रहे हैं। और कमाल की एक जानकारी और दे दूं कि भारत जर्मनी को 2028 तक पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। तो दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक है, या फिर किसी वनडे एग्जाम्स को दे रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर चैनल ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। समझते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना, साथ ही अर्थव्यवस्था में आए इस बूम से आम आदमी को क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और जापान की अर्थव्यवस्था पीछे क्यों जा रही है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो तमाम पॉइंट्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जो कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ दिख रहा है कि जापान को पीछे छोड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हम, यानी कि भारतवासी। और यहाँ पर दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम जी, जिन्होंने ये जानकारी भारत के सामने रखी है। कुछ हाईलाइटेड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, नीति आयोग के सीईओ ने कहा, अब अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। सब कुछ ठीक रहा तो जर्मनी को पीछे छोड़ 3 सालों में तीसरे नंबर पर होगा भारत। और दुनिया की सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो आप ध्यान में रखिएगा, 30.507 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है अमेरिका, 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है चीन, 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जर्मनी, और 4.187 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है भारत। और जापान दोस्तों 4.186 पर चला गया है, यानी कि हमसे थोड़ा सा पीछे चला गया जापान। और उसके बाद ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद इटली, इटली के बाद कनाडा, फिर ब्राजील। ये दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा इस आंकड़े की तरफ आगे चलें तो कह रहा है कि वैश्विक अनिश्चितता से विकास दर में आएगी गिरावट। तो दोस्तों, आईएमएफ, वर्ल्ड मॉनेटरी फंड, ये क्या कह रहा है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या कह रहा है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2013-14 में $1,438 से बढ़कर 2025 में हो गई है $2,880। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। अपनी रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 2025-26 में 6.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो पहले के अनुमानित 6.5 की दर से थोड़ा कम है। ट्रेड वॉर हो रहा है चाइना और अमेरिका के बीच, और वैश्विक अनिश्चितता के चलते विकास दर में थोड़ी सी कमी आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास 2025 में 2.8% रहने का अनुमान है, जो पहले के अनुमान 0.5%, जो पहले के अनुमान से 0.5% अंक कम है। 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो ये किसके आंकड़े हैं? आईएमएफ के आंकड़े हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मौद्रिक फोरम है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा न्यूज़पेपर को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है। इसका ऐलान नीति आयोग के सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम ने किया है। उन्होंने कहा कि समग्र भू राजनीति और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल है, और हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी आर्थिकी $4 ट्रिलियन से ज्यादा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि आज भारत जापान से बड़ा है और 2024 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब अमेरिका, चीन, जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। जो योजना बनाई गई है, जो सोचा जा रहा है, अगर उस पर कायम रहे तो 2.5 से 3 सालों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश होंगे, यानी कि जो हमारा जो जापान हमसे थोड़ा आगे है उसे हम पीछे छोड़ देंगे, जर्मनी जो थोड़ा हमसे आगे है। ठीक है, आईएमएफ ने अप्रैल में जारी अपने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में कहा था कि भारत, ये विश्व आर्थिक दृष्टिकोण नाम की एक रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा प्रकाशित की जाती है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगी, जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के हालचाल को बताती है। यहाँ पर आगे चलेंगे, भारत के 2025 में 4.19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की उम्मीद है। ये आईएमएफ ने अपने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट में कहा था। ठीक है, भारत की अनुमानित नॉमिनल जीडीपी 2025 के लिए 4.187 ट्रिलियन डॉलर रहने की उम्मीद है और यह जापान की संभावित जीडीपी 4.186 से थोड़ी अधिक होगी। वर्तमान समय में जापान की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। आईएमएफ के अनुसार 2025 में जापान की जीडीपी वृद्धि दर जो है केवल 0.3% रहने की उम्मीद है, जो भारत की तुलना में बहुत कम है। जापान की उम्रदराज आबादी और कम जन्म दर भी उसकी आर्थिकी के लिए चुनौती बनकर उभरे हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से सीधे सीधे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं भारत के बारे में। तो भारत के पास 2047 तक दोस्तों उच्च आय वाला देश बनने की क्षमता है। #इंडिया 2047 की आधारशिला पहले ही भारत द्वारा रखी जा चुकी है। भारत कहता है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र होंगे। नीति आयोग के दृष्टिकोण पत्र विकसित राज्य के लिए विकसित भारत #इंडिया 2047 में कहा गया है कि दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में माने जाने वाला भारत महज 1 दशक में ही दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। विश्व बैंक की उच्च आय वाले देशों को उन देशों के रूप में परिभाषित करता है जिनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 14,005 डॉलर से अधिक होती है। भारत के पास 2047 तक एक उच्च आय वाला देश बनने की संभावना, क्षमता मौजूद है। दृष्टिकोण पत्र में कहा गया कि एक विकसित भारत 2047 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। तो ध्यान में रखिएगा, 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था उतनी होगी जितनी आज अमेरिका की है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय 30 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि बहुत बड़ा गैप है भारत अमेरिका के बीच, अमेरिका चाइना के बीच। चाइना महज 19 ट्रिलियन डॉलर की है और अमेरिका दोस्तों इस समय 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है, जो अपनी अर्थव्यवस्था के दम पर ही दुनिया में इस समय अपने आप को एक राजा के तौर पर प्रोजेक्ट करता है। दोस्तों इसमें एक विकसित देश के सभी गुण विद्यमान हैं, यानी कि भारत की बात चल रही है। प्रति व्यक्ति आय आज के उच्च आय वाले देशों के समान हो जाएगी भारत की, 2030 तक की बात चल रही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 2047 तक, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो अप्रैल 2025 में प्रकाशित हुआ, उसमें कहा कि अर्थव्यवस्था जो भारत की है वो किस तरह से जो है बढ़ी है। 2014 में 2.04 ट्रिलियन डॉलर की, यानी कि 2 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था थे 2014 के अंदर, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद 2015 में थोड़ा सा बढ़ी, फिर 2016, 2017 में थोड़ा सा तेजी से एक उछाल आया, फिर 2018 में अर्थव्यवस्था हमारी थोड़ी डाउन होती है, फिर 2019 में तेजी से बढ़ती है, फिर 19 के बाद कोरोना की वजह से थोड़ा सा कम होती है, उसके बाद कोरोना के बाद यानी कि 2020 के बाद जब लॉकडाउन वगैरह खत्म होता है 21-21 में, उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था ने तेजी पकड़ा, फिर हमारी 3 ट्रिलियन, फिर 3.25, फिर 3.5 प्लस, फिर हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन के पास आ पहुंची 2024 में, और 25 में हमारी अर्थव्यवस्था 4.187 यानी कि 4.187 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो गया है भारत। और दोस्तों 2014 से भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ी, यहाँ पर आपको मैंने चार्ट्स के माध्यम से दिखाया। 2030 तक 6.77 ट्रिलियन डॉलर का आकार भारत का हो जाने की उम्मीद है। आईएमएफ की रिपोर्ट में अप्रैल में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारतीय आर्थिकी का आकार 6.77 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है।
यही नहीं दोस्तों, 2027 तक भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बन जाएगा। तब हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से भी अधिक होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर कुछ सारणी के माध्यम से, जो कि IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2024-25 के अनुसार ही है। आपको यहाँ पर टॉप 10 वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज है उनकी रैंकिंग देखिए। देखिए भारत जो है 10वें नंबर पर आता था, यहाँ पर देखिए भारत 10वें नंबर पर आता है, आज आता था, और आज ब्राजील जो है 10वें नंबर पर आता है, और भारत किसी समय पे जर्मनी चौथे नंबर पर आती थी अभी, और भारत ने अब जर्मनी को पीछे छोड़ करके जो है कि अपना चौथा पायदान हासिल कर लिया है, यानी कि जर्मनी अब 5वें नंबर पर आ चुका है। सॉरी, जर्मनी जो है कि भारत, जर्मनी तीसरी है। यहाँ पर देखेंगे जापान, अच्छा जापान को जर्मनी ने ओवरटेक कर दिया यहाँ पर, ये सॉरी थोड़ा सा माफी चाहूंगा, जर्मनी थर्ड लार्जेस्ट हो गई है, ध्यान में रखेंगे। भारत हो गया है, यहाँ आ गया है भारत चौथे स्थान पर है, और जापान चला गया 5वें स्थान पर, और यूनाइटेड किंगडम चला गया 6वें पे। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 5वीं जो है बड़ी अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम थी, इसको हमने पीछे छोड़ा, तो अब जो है यूनाइटेड किंगडम जो है दोस्तों 6ठे नंबर पर चला गया। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों इंडिया की नॉमिनल जीडीपी मोर देन डबल इन जस्ट अ डिकेड, एक दशक में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी डबल हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा आंकड़ा है सन 2014 का, यहाँ पर देखिए 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की हमारी नॉमिनल जीडीपी हुआ करती थी जो 2014 में, और आज 2025 की बात करें तो हमारी जीडीपी बिल्कुल डबल हो गई है। यहाँ पर 2 से देखिए 4,187.02 ट्रिलियन डॉलर की इंडिया की नॉमिनल जीडीपी हो गई है, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखेंगे। आगे एक और आंकड़ा देखेंगे, यहाँ पर दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी 2025 में प्रोजेक्टेड हो रही है, कौन सी है? तो यहाँ पर देखिएगा इंडिया की 4th लार्जेस्ट हो गई है, इंपॉर्टेंट है, 4th लार्जेस्ट हो गई है इंडिया की इकोनॉमी, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना की 19 ट्रिलियन, जर्मनी की है 4.7। यहाँ पर ये गैप समझने का प्रयास करिएगा, 745 ट्रिलियन ही 745 है जो है अंक बढ़ा है जर्मनी का इंडिया से 187 में। तो अब समझिए कि 187 को 745 से आगे ले जाएगा इंडिया 2028 के अंदर, ये बात समझने वाली है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिखेंगे आपको दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के, जिनमें अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत और जापान, ये दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। 5 साल में भारत की जीडीपी का क्या हालचाल है वो देख लीजिए। प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में चीन से हम अभी भी 4.75 गुना पीछे हैं। यहाँ पर चीन की प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर देखिएगा, और भारत की देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। भारत की इकोनॉमी 10 साल में 105% की दर से बढ़ी है, जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। जो कि चाइना की इकोनॉमी सिर्फ 76% से बढ़ी है, अमेरिका की बढ़ी है 66% से, लेकिन भारत की इकोनॉमी 105% की फास्टेस्ट स्पीड से बढ़ी है। ये महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। अब दोस्तों कुछ चीजों पे और बात कर लेते हैं, जो सवाल आपके मन में होंगे कि आखिर जो है कि भारत जो है, अपना प्यारा भारत देश, ये जो है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कैसे किया, ये इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर देखेंगे IMF के अनुसार भारत की नॉमिनल जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि जापान की अनुमानित 4.186 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ी ज्यादा हो गई है। भारत की यह उपलब्धि किन किन कारणों से रही, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मजबूत घरेलू मांग, भारत में क्या है, मजबूत घरेलू मांग, ये कारण है जो भारत को जापान से आगे ले गए। दूसरा, अनुकूल जनसांख्यिकीय रुझान, और दोस्तों नीतिगत सुधारों के कारण। तो हमारी एक तो जनसंख्या हमारे अनुकूल है, हमारी अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। दूसरा, हमने नीतिगत सुधार जो भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर किए हैं वो, और तीसरा बड़ा कारण रहा है मजबूत घरेलू मांग का, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम लोगों की जीडीपी बढ़ रही है,
इसलिए जो है हमारी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ चली। भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों 6 से 7% की एक्चुअल ग्रोथ रेट बनाए हुए हैं। ध्यान में रखिएगा, एक्चुअल ग्रोथ रेट इंडिया की है 6 से 7% के आसपास, जबकि जापान की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ग्लोबल ट्रेंड टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण क्या हुआ है, नुकसान हो रही है। ग्लोबल ट्रेड में टेंशन हो रहा है, मतलब आप जानते हैं कि अमेरिका चाइना लड़ते रहते हैं, ट्रेड वॉर करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगाते रहते हैं। इस वजह से ग्लोबल जो ट्रेड वॉर है, जो विश्व व्यापार युद्ध है, उसका कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है जापान। ठीक है, इसलिए भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। अच्छा दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा एक और सवाल कि आप सोचेंगे कि भारत की जो ये उपलब्धि है, यानी कि जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हम बने हैं, उसका ग्लोबल सिनेरियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर उससे किस तरह से इंपैक्ट होने वाला है, तो इसे भी हमें समझना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, तो भारत का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जैसे G20 या IMF में क्या है, प्रभाव जो है बढ़ेगा। जिस तरह से चीन 19 ट्रिलियन डॉलर की है इकोनॉमिक, आरोप लगता रहता है कई बार चीन के ऊपर कि IMF में उलटफेर करता रहता है चाइना, तो उसी तरह का एक चाइना का एक प्रभाव दर्शाता है कि अगर आप IMF में उलटफेर करने में सक्षम है, इसका मतलब इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छी है, जैसे कि अमेरिका कर लेता है। अमेरिका के ही ऊपर जो है डिपेंडेंट होता है IMF, क्योंकि IMF में पूरे देशों की शेयरधारिता होती है, तो जिसकी GDP सबसे ज्यादा होगी उसकी शेयरधारिता IMF में सबसे ज्यादा होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, IMF और G20 जैसे मंचों पर जो है भारत इस समय अपनी धाक जमाने वाला है। साथ ही इंडिया इन्वेस्टमेंट हब के रूप में उभर कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो उसमें बढ़ोतरी होगी। ग्लोबल कंपनियां जो है भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देखेंगी, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी जो है ग्रो कर रही है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की, तो निश्चित तौर पर दुनिया की कंपनियां हमसे हमारे यहाँ व्यापार करना चाहेंगी। साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान भारत किस तरह से करेगा, तो भारत जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी जैसे कि चंद्रयान 5 और सैन्य सहयोग तथा इंडो पैसिफिक में स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है भारत। और इकोनॉमिक लीडरशिप किस तरह से भारत इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब आ गया है। भारत अगर 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो भारत की लीडरशिप और भी मजबूत हो जाएगी। जो हमारी इकोनॉमिक लीडरशिप है, इन दुनिया के फाइनेंशियल मंचों पर हमारी बात और ज्यादा गंभीरता से लिया जाना लगेगा। दोस्तों, जापान की अर्थव्यवस्था क्यों पिछड़ रही है, ये भी हमें जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जापान को ही ओवरटेक किया है, तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है समझना कि आखिर जापान की जो इकोनॉमी है वो क्यों इतना पीछे जा रही है। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा, जापान की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है, और कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो लो ग्रोथ रेट। IMF के अनुसार दोस्तों 2025 में जापान की ग्रोथ रेट केवल 0.3% की रहने की उम्मीद है, जबकि भारत की 6.5% की तुलना में जो है जापान बहुत कम है। जापान की ग्रोथ रेट भारत की तुलना में बहुत ज्यादा है, कहाँ 0.3%, कहाँ पर 6.5%, तो वो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है भारत और जापान की अर्थव्यवस्था की जो है ग्रोथ रेट के अंदर। साथ ही जनसांख्यिकी संकट है जापान के अंदर, क्योंकि जापान की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो तेजी से बूढ़ी होती जा रही है और यहाँ पर लो बर्थ रेट भी आ रहा है। साथ ही लेबर फोर्स की इन दोनों वजहों से बहुत ज्यादा कमी महसूस की जा रही है जापान के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास यंग आबादी नहीं हो, जो कि वर्किंग जो है एज होती है 15 साल से लेकर के 59 साल तक जो है उम्र के लोग ही वर्किंग क्लास माने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, यही कार्यशील आबादी होती है। यदि आपकी कार्यशील आबादी कम हो जाएगी तो आपका जो है जो लेबर फोर्स है, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो कम होंगे, तो अर्थव्यवस्था आगे आपकी जा ही नहीं पाएगी। और भारत इस समय दुनिया का सबसे युवा यंगेस्ट आबादी माना जाता है, तो भारत को चाहिए कि अपने मानव पूंजी में कन्वर्ट करके उसका लाभ ले ले। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भारत की जनसांख्यिकी एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करती है।
साथ ही दोस्तों जापान की ग्लोबल ट्रेड टेंशन जो अमेरिका और अन्य देशों के बीच चल रही है, तो अमेरिका टैरिफ लगाता है और व्यापार नीतियों में बदलाव करता है, तो उससे जापान की निर्धारित निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा जो है प्रभाव झेलने को मिलता है। कहीं न कहीं जापान की अमेरिका के ऊपर कई मामलों में डिपेंडेंसी जापान को ग्लोबल टेंशन में अनचाहे ही ला देती है। साथ ही आर्थिक स्थिरता की कमी हो रही है। जापान की अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके कारण वह भारत जैसे तेजी से बढ़ती देशों से जो है क्या हुआ, पिछड़ गया। तो ध्यान में रखेंगे ये पॉइंट्स रहे जिससे जापान की अर्थव्यवस्था भारत से पीछे चली गई। अब दोस्तों क्या ये सवाल है, हमने कहा कि 2028 तक सब कुछ ठीक रहा तो हम जर्मनी को आगे पीछे छोड़ करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, तो ये इसका कारण आखिर क्या है? ठीक है, आखिर कारण क्या है कि भारत कैसे 2028 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो आईएमएफ ने कहा दोस्तों, आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थानों का ये अनुमान है कि यदि भारत की वर्तमान वृद्धि दर जो हमारी 6.5% है, 6.5% की जो हमारी वृद्धि दर है वो अगर बनी रहती है तो भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो कोई उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए जिससे कि भारत जो है किसी भी भारत की इकोनॉमी किसी भी जाल में फंसे और पीछे रह जाए। तो हमारी आर्थिक जो विकास दर है वो बनी रहनी चाहिए। ठीक है, भारत की जीडीपी 2027 तक 5 ट्रिलियन और 2028 तक 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, और इसके बाद केवल अमेरिका और चीन ही रह जाएंगे जो भारत से आगे होंगे, यानी कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है। बस इसी साल के अंत तक या 27 के अंत तक आप देखेंगे कि भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कारण है जो भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान करते हैं। अब दोस्तों आप सबसे लास्ट में एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे कि यार भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ तो रही है, हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि जो आम आदमी है वो कैसे पता चलेगा इसको? सॉरी दोस्तों, पानी पीना जरूरी था, काफी देर से बोल रहा हूँ इसलिए पानी थोड़ा सा पी लिया। आप लोग भी थोड़ा सा पानी वानी पी के बैठा करिए, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा देर तक क्लासेस करना और बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हाँ चलिए, हम देख रहे हैं कि भारत की जो इकोनॉमिक बूम है यानी कि अर्थव्यवस्था जो हमारी चौथे नंबर पर आज आ चुकी है, उससे जो आम आदमी है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या आम आदमी की जेब गर्म होने वाली है? तो आइए थोड़ा सा जांच करते हैं। तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने वाली, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में दोस्तों नए रोजगार सृजित होंगे, खासकर तकनीक और विनिर्माण के क्षेत्र में हमारा जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक है वो तेजी से बढ़ने वाला है। आप जानते हैं जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ती है तो उसके दो क्षेत्रक, जो तृतीयक क्षेत्रक होता है और सेकेंडरी जो विनिर्माण क्षेत्रक होता है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो रोजगार के अवसर भारत के अंदर बहुत तेजी से उभरने वाले हैं। तो ध्यान में रखिएगा, हमारी इकोनॉमी का आम आदमी पर भी इम्पैक्ट होने वाला है। साथ ही बेहतर जीवन स्तर, जब आपके पास रोजगार होगा, जीडीपी बढ़ेगी, निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा, तो आपका जीवन ऑलरेडी बेहतर होने लगेगा। कंज्यूमर पावर बढ़ेगी तो बढ़ती आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग जो है दोस्तों वो भी बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि लोगों के पास क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा। जब पैसा ही पैसा होगा तो लोग खरीदेंगे भी, मांग भी बढ़ेगी, वस्तुओं और सेवाओं की लोग घूमने घामने जाने लगेंगे, क्योंकि जब पैसा होगा तभी आदमी को स्विट्जरलैंड नजर आएगा। तो दोस्तों चुनौतियां क्या है? आय का असमान डिस्ट्रीब्यूशन और महंगाई जैसी चुनौतियां बनी रह सकती हैं, जिससे सरकार को संबोधित करना होगा, जिसमें सरकार को ध्यान देना होगा कि आय का असमान वितरण न हो। जो हमारे समाजवादी मॉडल के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण विचार है कि भारत के प्राकृतिक संसाधन या जो भी संसाधन है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये बात सुनिश्चित करने का काम है किसका? सरकार का। तो सरकार इस चीज पर ध्यान रखे कि आय का असमान वितरण नहीं होना चाहिए। साथ ही महंगाई भी एक मॉडरेट लेवल में चले, न बहुत कम न बहुत ज्यादा,
जिससे भारत के आम शहरी को जो है लाभ हो। दोस्तों जीडीपी 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 ये आपने पूरे क्लास के अंदर सुना, तो जीडीपी क्या होती है उसको थोड़ा सा हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है जीडीपी। जीडीपी को दोस्तों हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो ये इकोनॉमी के स्ट्रेंथ को ट्रैक करने के लिए, इकोनॉमी को यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है उसको ट्रैक करने के लिए हम क्या है जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। और ये देश के भीतर एक समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को दिखाती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां काम करती हैं, जो उनको आय प्राप्त होती है, उसे भी जोड़ दिया जाता है। तो इसको मैं अगर शुद्ध हिंदी में परिभाषा बताऊं जीडीपी की, तो आप जानिए कि किसी देश की निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वही जीडीपी होता है। मान लीजिए ये हमारा कोई राज्य है, यूपी है, ठीक है, यूपी के अंदर चाहे अमेरिका की कोई कंपनी यहाँ पर काम करती हो, अमेरिका की या जर्मनी की कोई कंपनी हो, तो उस जर्मनी की कंपनी को उत्तर प्रदेश में जो आय होगी, साथ ही उत्तर प्रदेश के नागरिकों द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, उन सभी का अंतिम मूल्य जो है यूपी की क्या हो जाएगी, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि यूपी के जो नागरिक हैं, यूपी में जितना पैसा वस्तुओं और सेवाओं से जनरेट होता है और प्लस कोई विदेशी कंपनी यहाँ पर लगी है, ठीक है, और वो जितना आय अर्जित करती है वो सभी क्या होता है यूपी की जीडीपी में जो है कि काउंट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसी, ये यूपी मतलब समझ लीजिए भारत। ठीक है, भारत में अगर एप्पल कंपनी लगाई गई है तो एप्पल कंपनी को जितना भी आय होगी वो भारत की ही जीडीपी में गिना जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। आई होप आपको सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा। अच्छा दोस्तों, ये जो जीडीपी है ना, ये भी दो तरह की होती है। कैसी कैसी, तो एक होता है रियल जीडीपी और दूसरी होती है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है इसको भी समझना थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। रियल जीडीपी में दोस्तों वस्तु और सेवाओं के मूल्य का जो है कैलकुलेशन किया जाता है, किसके आधार पर, आधार वर्ष की मूल्य या स्टेबल प्राइस या स्थिर मूल्य के आधार पर जो है सेवाओं और वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य का जो निर्धारण है, आधार वर्ष का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, स्टेबल प्राइस स्थिर मूल्य के आधार पर। ठीक है, फिलहाल जीडीपी को दोस्तों कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर क्या है, हमारा आधार वर्ष 2011-12 है। और नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इसका जो निर्धारण है उसका जो है करंट वर्तमान प्राइस, वर्तमान मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो ये आपका सकल घरेलू उत्पाद दो प्रकार का होता है, आपने समझा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा दोस्तों, जीडीपी बढ़ती घटती है तो उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, ये भी तो हमें जानना चाहिए। तो जीडीपी को घटाने बढ़ाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। कौन कौन? पहला हम आप होते हैं। हम आप कैसे बढ़ाते हैं, तो हम आप जो काम हम करते हैं, जो पैसा उससे जनरेट होता है, उसको हम जब खर्च करते हैं तो वो भारत की अर्थव्यवस्था का ही तो हिस्सा होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर योगदान करते हैं। अगर आप एक बिस्कुट भी खरीदते हैं तो भी आप अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर उतना पैसा डाल रहे हैं, यानी कि 5 वाला बिस्कुट तो आपने 5 रुपए जो है भारत की अर्थव्यवस्था को दे दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अगर आपने एक 10-15 लाख की कार खरीदी तब तो भाई साहब क्या बात है, आपने ज्यादा ही योगदान कर दिया भारत की अर्थव्यवस्था में। और दूसरी बात है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ। तो जो हमारी निजी कंपनियां हैं उनकी ग्रोथ जब होती है तो जीडीपी में कितने % का योगदान करती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, तो 32% का योगदान करती हैं। साथ ही दोस्तों हमारा सरकारी खर्च जो है, इसका क्या मतलब है, तो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्चा करती है इसका भी जीडीपी में योगदान होता है 11%। ठीक है, सरकार भी तो खर्चा करती है, ठीक है, वो भी तो जीडीपी का हिस्सा होता होगा। और चौथा कारण है नेट डिमांड। नेट डिमांड क्या है, इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात को कुल इंपोर्ट यानी कि आयात से
घटा दिया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के मुकाबले आयात अधिक होता है, इसलिए इसका जो प्रभाव है जीडीपी पर क्या होता है, नकारात्मक पड़ता है, निगेटिव पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट होगा ये चार जो है इंजन आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा ये चारों इंजन जो कि आपकी जो सकल घरेलू उत्पाद है अर्थव्यवस्था की, उसे घटाने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ले आना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जिससे आपको बहुत विस्तार में ये बातें समझ में आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।